सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर आज जानेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और करेंगे उनका डिटेल में एनालिसिस। तो सेशन की शुरुआत करें और जानते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न की शुरुआत करें उससे पहले जानते हैं आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है और क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं 26 नवंबर की। आज के दिवस के बारे में बात करें 26 नवंबर। 26 दिवस अपने लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई और क्यों मनाया जाता है? तो मैं आपको बताऊं, पहली बार 26 नवंबर 2015 को पहली बार संविधान दिवस मनाने की घोषणा की गई। किस लिए? 125वां जन्म दिवस संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जन्म शताब्दी के अवसर पर 125वीं जन्म शताब्दी थी और इस अवसर पर यह निर्णय लिया गया कि 26 नवंबर 2015 से हर बार जब भी कोई 26 तारीख आएगी नवंबर की, उस समय संविधान दिवस के तौर पे इसको मनाया जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और चीजें। हम देखते हैं कि जब भारत का संविधान बनना जब शुरू हुआ था तो उस समय 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 3 ऐसे बैठकें हुई और उसके बाद में संविधान निर्माण करने की जो प्रक्रिया थी उसको प्रारंभ किया गया। हम सब लोगों को पता है कि संविधान निर्माण के अंदर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अगर योगदान किसी का है तो वो किसका? भीमराव अंबेडकर का है। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे और उन्होंने संविधान निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वहन किया। संविधान जब बनकर के तैयार हुआ उस समय 26 जनवरी 1950 बिल्कुल नहीं थी। मैं आपको बताता चलूं कि संविधान लागू होने की तिथि तो 26 जनवरी 1950 है, लेकिन जब संविधान निर्माण हो गया था उसकी तारीख है 26 नवंबर। कौन सा? 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो गया, लेकिन 26 जनवरी को इसलिए हमने सुना क्योंकि 26 जनवरी को हम लोगों ने निर्णय किया था, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने निर्णय किया था कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता या कह सकते हैं गणतंत्र दिवस मनाने की हम क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। तो 26 नवंबर को जब संविधान बन गया लेकिन जनवरी आना बाकी था, इसलिए हमने वहां पे सिर्फ आवश्यक जो 15 अनुच्छेद थे उनको काम चलाने के लिए जो जरूरी थे, तो पहले दिन 26 नवंबर 1949 को हमने 15 अनुच्छेदों को, भारतीय संविधान को, भारत सरकार को या कह सकते हैं कानून चलाने के लिए, संविधान को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए 15 कानूनों का या अनुच्छेदों का ही सहारा लिया। जबकि पूरा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से ये सारी चीजें जानी कि 26 जनवरी क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। संविधान के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये और ज्यादा कितनी सारगर्भित हो जाती है। चलिए, इसके अलावा अगर नवंबर माह की बात करते हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस थे जो मनाए गए? 5 नवंबर की बात करें तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है, जबकि 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। जबकि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 13 नवंबर में विश्व दयालुता दिवस, जबकि 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस की भी शुरुआत होती है। जबकि 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस और 18 जो नवंबर है उसको प्राकृतिक चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। जबकि 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस और जबकि 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस भी मनाया गया। आज चूंकि सेशन की शुरुआत के दौरान हम देख रहे हैं कि 26 नवंबर अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा जो महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट जो दिवस जो मनाए गए थे उसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनका करेंगे डिटेल में एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शुगर संगठन की अध्यक्षता करेगा। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शुगर जो अभी संगठन है इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत होती है, स्थापना जिसकी है वो होती है 1968 में। स्थापना 1968 में। ये 63 वर्ष अभी जो है वर्तमान में मनाया गया है इसको, और इसी के अंदर भारत को इसकी अध्यक्षता को सौंपी गई। इसका मुख्यालय के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे? इसका आंसर हो जाएगा लंदन। लंदन कहां पे? ब्रिटेन है। शुरुआत को मैंने आपको बता दिया 1968 में इसकी शुरुआत होती है और उसके बाद में सदस्य इसके जो देश है वो लगभग कितने देश है? इसमें 90 सदस्य देश है। काम क्या करता है? तो ये विश्व भर के अंदर जो चीनी है
जो शुगर है उसकी उपलब्धता के बारे में बताता है। और भारत की स्थिति के बारे में आपको मैं अवगत कराता चलूं कि भारत की स्थिति चीनी उत्पादन के मामले में या विश्व उपभोक्ता के मामले में उसका कौन सा स्थान है। अगर बात करते हैं विश्व उपभोक्ता की, सबसे ज्यादा अगर चीनी का, शुगर का अगर कंजप्शन होता है वो कहां पर होता है, वो होता है भारत में। विश्व उपभोक्ता सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है, वो भारत है। लगभग 15%, विश्व की पूरी जो चीनी जो खाई जाने वाले जिसको यूज करते हैं उसका 15% का उपभोग अकेले भारत करता है। लेकिन अगर बात उत्पादन की जाए कि विश्व का जो उत्पादन होता है उसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो उसमें जो स्थान आता है वो आता है कौन सा, दूसरा। यहां पर कितना करता है, यहाँ पे विश्व का जो उत्पादन, जो चीनी जो उत्पादित की जाती है उसका 20% उत्पादन भारत में ही किया जाता है। तो आपने देखा कि अगर उपभोक्ता के तौर पे अगर देखा जाए तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर चीनी कंज्यूम करी जाती है तो भारत में करी जाती है, जबकि उत्पादन के मामले में बात करी जाए तो भारत का विश्व के अंदर दूसरा स्थान है। तो फिर बात कर लेते हैं कि पहला ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा चीनी उत्पादित करता है। आंसर हो जाएगा इसका ब्राजील। ब्राजील में इसके अलावा कौन सा, कॉफी और कहवा, कॉफी और जो कहवा है वो भी ब्राजील के द्वारा सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। चलिए इसके अलावा कुछ और चीजें देखते हैं कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर चीनी उत्पादित करने वाले जो राज्य हैं उसमें कौन से राज्य आते हैं, प्रमुख है। तो भारत में सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं या सबसे ऊंचे पायदान पे अगर कोई राज्य है उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन होता है। नंबर 2 पे कौन है, तो नंबर 2 पे उसका नाम है महाराष्ट्र। नंबर 3 पे कौन है, तो नंबर 3 पे है उसका कर्नाटका। इसके अलावा अनेक राज्य जहां पे भी चीनी का उत्पादन किया जाता है। लेकिन सवाल आपसे यह पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा अगर मिले कहां पे चीनी की, हो जाएगा आंसर इसका महाराष्ट्र। चलिए तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि चीनी की स्थिति कौन सी है। यह 1968 के अंदर जो है इसकी शुरुआत होती है, सदस्य देशों की संख्या 90 है, जबकि 63वां इसका संविधान अपना संवाद हो रहा है। और वहां पे संजीव कुमार, इसके संजीव चोपड़ा है, वो इसके क्या है, अध्यक्ष, जिन्होंने यहाँ पे इसकी क्या करी, अध्यक्षता करी। चलिए, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे आपसे पूछा जा रहा है, जो पहले ही मैंने आपको बता दिया, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। अंटार्कटिका में स्थित कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है जो 30 साल के बाद अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है। आंसर इसका हो जाएगा A23A। क्या है ये, विश्व का सबसे बड़ा आइसबर्ग है। अगर उसकी बात करें कि कितने क्षेत्रफल को अगर धारण करता है तो ये 4000 वर्ग किलोमीटर जितना बड़ा ये एक आइस क्यूब है, बहुत बड़ा है। और ये कह सकते हैं कि ग्रेटर लंदन से 2 गुना बड़ा ये आइसबर्ग है जो फिलहाल टूटा है। इससे पहले कब टूटा था, 1986 के अंदर ये पहले भी टूटा था। और उस समय क्या हुआ करता था, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। और उसके बाद में बना, इसके टुकड़े हुए तो क्या बना, ये रसिया बना। तो यूएसएसआर का ये जो आइसबर्ग टूटा था वहां पे इसका क्या था, वहां पे अनुसंधान केंद्र भी था। और उसके बाद में ये टूट गया था, ये वेडोल की खाड़ी में जाकर के वहां पे ये गिरा था। तो वेडोल की खाड़ी में गिरा था। और वर्तमान में भी अभी कहा जा रहा है कि जब ये आइसबर्ग टूटा है, यहां से आइस क्यूब जब टूटा है, उसके बाद में बहुत सारे समुद्री जीवों पे नुकसान पहुंचाने वाले समुद्री जीवों की बात करें तो पेंगुइन सबसे, अगर समुद्री जीव की बात करें तो पेंगुइन सबसे प्रमुख माना जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जलीय जीव हैं जिनको भी उनकी सुरक्षा और जान का खतरा उनको हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि अभी जो आपसे पूछा जा रहा है कि अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व के अंदर कौन सा स्थान रखता है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप। अब बात कर लेते हैं कि ये क्या है, तो ये है निर्जन बर्फ रेगिस्तान, जिसको कैसे, एक तो रेगिस्तान होता है, ये बर्फिस्तान है जहां पे हमेशा सब जगह हर साल या कह सकते हैं पूरे साल बर्फ ही बर्फ पाई जाती है। अब देख लीजिए, इसका 98% हिस्सा हमेशा बर्फ से ढका रहता है, हमेशा ढका रहता है। और इसकी जो बर्फ की मोटाई जो है वो 2 से 2.5 किलोमीटर तक इसकी क्या है, मोटाई है। और जब इसका आइसबर्ग इसी प्रकार का अगर टूटता है, वो समुद्र में आता है, तो उसके बाद में नौवहन में और जलीय जीवों को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है।
अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता दूं। एक तो अपना यहां पे है भारती, एक मैत्री और एक है दक्षिण गंगोत्री। ये 3 प्रकार के वहां पे हमारे अनुसंधान केंद्र भी वहां पर स्थित हैं, जहां पर वैज्ञानिक वहां पे अपना अनुसंधान, अन्वेषण और रिसर्च भी करते रहते हैं। तो भारत के लिए यहाँ पे 3 प्रकार के अनुसंधान केंद्र, जो भारतीय, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान केंद्र वहां पे ऑलरेडी से स्थित है। विश्व के अनेक देशों के भी है और यूएसएसआर ने 1986 में वहां स्थापित कर लिया था। जो यूएसएसआर का जो 1986 में जो स्थापित किया हुआ जो अनुसंधान केंद्र था, वहीं पे आइसबर्ग टूटा था और वो भी उसके अंदर बह गया था। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो A23A है। और इसके अलावा अभी वो टूट गया है और 4000 वर्ग किलोमीटर के आसपास का ये एरिया है, इतना बड़ा ये हो सकता है। जो ग्रेटर जो लंदन है उसके दोगुनों के बराबर के आयतन का जितना प्रकार का ये आइसबर्ग अभी टूट गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। भारत में त्रिआयामी 3D डिजिटल ट्विन्स मैपिंग कार्यक्रम के लिए निर्माण के लिए सर्वे ऑफ इंडिया SOI ने किसके साथ में समझौता किया है? इसको आंसर हो जाएगा जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ में हमने इस प्रकार का समझौता किया है, जिसमें 3D मैपिंग के साथ में दूर दराज इलाकों के अंदर कनेक्टिविटी और बेसिक जितने भी प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हमने इसके साथ में क्या किया, ये समझौता किया। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेसिस इंटरनेशनल और हमने इसके साथ में ये समझौता किया है। चलिए जाते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। किस बैंक ने शेखर घोष को अपना MD और CEO नियुक्त किया है? आंसर इसका हो जाएगा बंधन बैंक। बंधन बैंक एक वित्तीय एवं बैंकिंग संस्था है और वर्तमान में इनके जो अध्यक्ष हैं वो चेंज हो गए हैं। उनका नाम क्या हो गया, शेखर घोष है। अब इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे? इसका हेडक्वार्टर है कैलकाटा में। और बात करते हैं कि जितने भी प्रकार की जो बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करने का, उनको नियमन करने का और उनको एडवाइजरी प्रदान करने का, पर्यवेक्षण करने का काम कौन करता है? ये करता है RBI। RBI की स्थापना के बारे में आपको बताता चलूं कि 1 अप्रैल 1935 से इसने काम करना शुरू किया, जबकि RBI अधिनियम 1934 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? गवर्नर जिसकी बात करते हैं उनका नाम है शशिकांत दास। शशिकांत दास अभी वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। किस देश ने भारत में स्थित अपने दूतावास को हमेशा के लिए बंद कर दिया है? हम सब लोग जानते हैं कि वैसे अगर बात करी जाए तो अभी कनाडा के साथ में भी हमारी तनातनी चल रही थी, तो यहाँ पे भी कुछ समय के लिए हमारे वाणिज्यिक रिश्ते हैं, हमारे सामरिक रिश्ते हैं, हमारे वैदेशिक रिश्तों पे भी काफी खटास की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सीरिया के साथ में भी गृह युद्ध की स्थिति बनी रहती है, तो ज्यादा अच्छा यहाँ पे भी नहीं कर सकते। उत्तरी कोरिया ने हाल ही में हमने देखा था कि यहाँ पे उत्तरी कोरिया ने अपने नेपाल के अंदर जो इनका दूतावास था उसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। उनका कहना था कि इसके ऊपर आर्थिक बोझ हमारे पर ज्यादा पड़ रहा है और उसके बाद में हम जो भारत स्थित जो नई दिल्ली है वहीं से हम नेपाल को भी डील कर लेंगे और स्टाफ की भी जो कमी है वो यहाँ से पूरी हो जाएगी। तो उन्होंने भी यहाँ से शिफ्ट करके किसने कहाँ पे कर दिया था, इन्होंने दिल्ली कर दिया था। उस देश का नाम भी उत्तर कोरिया है। बात करते हैं अंत में उस प्रश्न की और उसके उत्तर की। इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने हमेशा के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का शासन है और तालिबान के शासन को भारत ने यद्यपि किसी प्रकार की एक राष्ट्र के रूप में मान्यता तो नहीं दी, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो अपना दूतावास जो है चला रहा था। अफगानिस्तान की वैसे क्रिकेट टीम है, बहुत सारी ऐसे वैदेशिक रिश्ते हैं, या भारत हमेशा जो है मधुर संबंधों का हिमायती रहा है। लेकिन अभी अफगानिस्तान ने इस प्रकार की घोषणा करी है कि हम सभी प्रकार के दूतावास यहाँ से बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे पास भी इनको चलाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की जो राजधानी है उसका नाम कौन सा है? ये काबुल है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक आयोजित होगा किस राज्य में स्थित है? तो ये 1 से लेकर के 10 दिसंबर को हर साल आयोजित होने वाला जो फेस्टिवल है वो आंसर किसका हो जाएगा? नागालैंड का। तो ये आपने देखा कि नागालैंड, अब इसको क्या कहा जाता है? त्योहारों का
त्योहारों का त्योहार हॉर्नबिल को ये मानते हैं। और उत्तर पूर्वी राज्य है, राजधानी इसकी कोहिमा है। ये आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि इसकी राजधानी कौन सी है, हॉर्नबिल एक से देश कहां बनाया जा रहा है, और इसके नेफियो रियो इसके क्या है, मुख्यमंत्री। तो आंसर हो जाएगा इसका नागालैंड। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवाओं की पेशकश की मंजूरी पाने वाला पहला संगठन कौन सा है? आंसर हो जाएगा वैनवेब इंडिया। वैनवेब इंडिया जो है उपग्रह आधारित की जो पेशकश करने वाली, जो मंजूरी पाने वाला पहला संगठन है वो कौन सा? वैनवेब है। क्योंकि इसके द्वारा पृथ्वी के कम से कम बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि अंतरिक्ष उपग्रहों के माध्यम से दूर दराज के इलाकों में तथा संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अभी ब्रॉडबैंड पे जो करने वाला है वेबबैंड इंडिया। तो वेबबैंड इंडिया के साथ में शुरुआत करी और भारत सरकार की तरफ से इसको क्या मिल गई है? मंजूरी मिल गई है। उसके बाद में ये सैटेलाइट के माध्यम से भारत के अंदर संचार सुविधाओं को बेहतर प्रदान करने वाली सेवाओं में से इसका नाम जुड़ गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वैसे अगर बात करें फिक्की का, हम पहले से देख ही चुके हैं कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना की बात करें तो 1927 के अंदर जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास के द्वारा इसको शुरू किया गया। सलाह किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के कहने पे इन्होंने फिक्की की स्थापना करी। उद्देश्य क्या हो सकता है? उद्देश्य यही हो सकता है। तो सुब्रकांत पांडेय को तो क्या बना दिया गया? इसका अध्यक्ष बना दिया गया है अभी नया। शुरुआत की बात करें तो 1927 के अंदर शुरुआत इसकी हो गई थी। ठाकुरदास पुरुषोत्तम, जबकि जीडी बिरला के अगुवाई के तौर पे इसको करा गया था। काम क्या करता है? काम करता है सौर ऊर्जा, उपकरण, स्टार्टअप्स और मशीनरी, इनके लिए काम करता है। और बेहतरी के लिए उद्योग धंधों के अंदर या उद्योग जो सेक्टर है उसको और ज्यादा बेहतरी प्रदान करने के लिए फिक्की अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि वर्तमान में नया अध्यक्ष किसे अगर नियुक्त किया गया, उनका नाम चला जाता है सुब्रकांत पांडा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। डाकघरों में पार्सल लॉकर सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय डाक ने किसके साथ में साझेदारी करी है? बात करते हैं 1854 की। 1854 के अंदर लॉर्ड डलहौजी ने भारत के अंदर सबसे पहले डाक व्यवस्था शुरू करने का सूत्रपात अगर किसी ने किया तो उनका नाम क्या है? लॉर्ड डलहौजी। उस समय तत्कालिक समय पर गवर्नर हुआ करते थे और उन्हीं के समय इसकी शुरुआत की गई थी। ये तो होगी भारत डाक के बारे में। लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि भारतीय डाक के लिए किसके साथ में आपने साझेदारी करी है? तो हम सब देखते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आर्टिकल्स को ले जाने में, सामान को ले जाने के लिए निजी प्रकार की बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो बेहतर तरीके से काम कर रही हैं और उन्हीं के नवाचारों को और ज्यादा बेहतर बनाने के साथ साथ में भारतीय डाक ने भी उनके साथ में समझौता किया, उनसे हाथ मिलाया। आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? ब्लू डॉट। ब्लू डॉट भी भारतीय एक कंपनी है जो क्या करती है, जो एक तो क्या करती है कि इसके अंदर उपभोक्ताओं के सामान से संबंधित संचार और आर्टिकल्स, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर समयबद्ध तरीके से इस प्रकार की चीजें वो करने के लिए करेगी। लेकिन अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसके अंदर पार्सल लोकर की सेवा प्रदान करने के लिए भी ब्लू डार्ट से आपने क्या किया? समझौता किया है, जिसमें किसी भी अगर उपभोक्ता को आपको अलग ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं से आप इसको यूज करके उपभोक्ता और बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी समस्या से इस पार्सल का जो डिजिटल जो पार्सल है, जो लोकर है, उसका वो कर सकेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लू डॉट। ब्लू डॉट एक भारतीय निजी कंपनी जिसके साथ में भारतीय डाक ने अपना हाथ मिलाया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। बीबीसी ने 2023 की दुनिया भर की सबसे प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची जो जारी करी है उसमें कितनी भारतीय महिलाएं हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? 4। अब 4 में मैं आपको बताता चलूं कौन कौन है इसके अंदर।
तो सबसे पहले आ गई दिया मिर्जा। दिया मिर्जा एक फिल्म एक्ट्रेस है। और दूसरे की बात करते हैं तो बात मैं आपको बताता चलूं, उनका नाम है भारतीय जो है वो हरमनमुल्ला, एक क्रिकेटर है जिनका नाम है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जो है उसको भी सूची में शामिल किया गया है। और तीसरा है आरती कुमार। आरती कुमार है ये, और ये भी फोटोग्राफर है। और चौथा ये है एक जो तिब्बती सरकार, जो वर्तमान में निर्वासित तिब्बती जो सरकार है उसके अंदर मिसेस तेंजिंग को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एक तो दिया मिर्जा हो गई है, दूसरी हो गई हरमनप्रीत कौर जो क्रिकेटर है, थर्ड वन पे है फोटोग्राफर जिनका नाम है आरती कुमार, जबकि चौथी है तिब्बती सरकार की जो अभी निर्वासित वहीं की एक महिला है जो वहां पे कार्यकर्ता के तौर पे भी काम करती है, उनका नाम कौन सा, मिसेस तेंजिंग। तो अभी बीबीसी के द्वारा हर साल 100 महिलाओं की, प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी करी जाती है। उसके अंदर भारतीय महिलाओं की संख्या के बारे में पूछा जा रहा तो आंसर हो जाएगा 4, जबकि चारों महिलाओं जो अलग अलग क्षेत्र से जो काम करे उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWI के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहां करा, उन्होंने करा न्यू दिल्ली में। क्या क्या होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर जल संरक्षण की जितनी भी टेक्निक्स हैं, जल संरक्षण की टेक्निक्स और जल संरक्षण के जरिए लोगों तक जल पहुंचाने के लिए हम सब लोगों को पता है कि भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी मिशन है जिसको बोलते हैं जल जीवन मिशन, जिसके अंदर 2024 तक प्रत्येक घर के अंदर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जल स्वच्छता स्वावलंबन, जल स्वच्छता स्वावलंबन जैसे प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। और इसके अंदर गंगा नदी को साफ करने के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाया गया था, जिसके माध्यम से जितने भी प्रकार की जो प्रदूषित नदियां हैं उनको भी बेहतर तरीके से उनका जल का संचय करा जाए, उनको जल संरक्षण की जो टेक्निक्स हैं उनके माध्यम से कल कारखानों से आने वाला जो गंदा पानी है उसकी निकासी नदियों में नहीं हो, नदियों का जो स्वच्छ पानी है वो गंदा नहीं हो। इसी के परिप्रेक्ष्य के अंदर जो है IWI का 8वां संस्करण है उसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया और माननीय केंद्रीय मंत्री और राजमार्ग जो मंत्री है नितिन गडकरी ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। किस देश के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र 2G का उद्घाटन किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा भारत। तो भारत ने एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहां पे किया गया है, वो किया गया भारत के अंदर। अब माफ कीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा UAE। माफ कीजिएगा भारत नहीं, भारत के बारे में आपको बताता चलूं कि यूएई के अंदर सबसे बड़ा भी संयंत्र वहां पे लगाया गया है। लेकिन भारत के संदर्भ में आपको बताता चलूं कि भारत का सबसे बड़ा अगर संयंत्र है तो वो है बढ़ला सोलर पार्क। बढ़ला सोलर पार्क कहां पर है स्थित है, ये स्थित है जोधपुर में, भारत में है। और सबसे बड़ा जो पार्क है वो कहां पर है सोलर ऊर्जा का, वो है भारत में। लेकिन इससे बड़ा जो अभी तक वर्तमान के अंदर जिसकी क्षमता के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी क्षमता वाला होगा, सबसे ज्यादा अगर सौर दिवसों की बात करें तो अरब कंट्रीज हैं भैया, बहुत सारे ऐसे रेगिस्तानी देश हैं जहां पे सबसे ज्यादा साल भर सूरज चमकता है। और उसी के संदर्भ के अंदर सबसे बड़ी एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र 2GW इसकी शुरुआत वहां पे की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। भारत के सूक्ष्म और मध्यम उद्यम MSME को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस ई-कॉमर्स कंपनी के साथ में विदेशी व्यापार निदेशक DGA ने समझौता करा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फ्लिपकार्ट के साथ में हमने क्या किया है, ये समझौता किया है। चलिए जान लेते हैं, इसके अंदर भी देखते हैं कि फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़ी जो है वो कंपनी, वैश्विक कंपनी है जो आयात और निर्यात को बढ़ावा देने के ई-कॉमर्स के जितने भी प्रकार के जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं ई-कॉमर्स की कंपनियों के माध्यम से बेचा जाते हैं और उपभोक्ताओं को समय पे सामान को उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार की ई-कॉमर्स की जो कंपनी है, जिसके अंदर सभी कंपनी, अमेजोन की बात करें चाहे अलीबाबा की बात करें, ये चाइना बेस्ड है, और स्नैपडील है, ये सारी जो कंपनी है ये यहीं से काम करती है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। बैसा दौड़ कंबाला का आयोजन 25 और 26
नवंबर को कहां पर किया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बेंगलुरु। ये 700 साल पुरानी 700 साल पुरानी एक प्रथा कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों के पास इस दौड़ का आयोजन किया जाता है। होता क्या है, इसके अंदर जो कह सकते हैं कीचड़, कीचड़ के अंदर भैंसों की यहां पे कराई जाती है दौड़, और जो जीतता है उसको पारितोषिक या उनको इनाम दिया जाता है। तो इस प्रकार का आयोजन जो है भैंसा दौड़ कंबाला का आयोजन 25 और 26 नवंबर को कहां पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। और बेंगलुरु है वो किसकी राजधानी है? वो राजधानी है कर्नाटक की। वर्तमान में इसके जो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है सिद्धारमैया। सिद्धारमैया वहां के मुख्यमंत्री हैं। चलिए जान लेते हैं। इसके अलावा अगर बेंगलुरु की बात करें तो विश्व के अंदर सबसे कह सकते हैं समयबद्ध तरीके से फ्लाइट संचालन करने वाला अगर कोई एयरपोर्ट है उसके अंदर बेंगलुरु का नाम भी आता है। चलिए जान लेते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। और प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम आयु की जो खिलाड़ी है उनका नाम कौन सा है? आंसर हो जाएगा उनका अनाहत सिंह। अनाहत सिंह जो है वो मात्र 19 साल या कह सकते हैं पहले उन्होंने 15 साल में भी किया था। 15 साल के अंदर उन्होंने कॉमनवेल्थ गेमों के अंदर भाग लिया और वहां पे भी वो संयुक्त रूप से टीम के अंदर उन्होंने वहां पे खेला स्क्वैश के अंदर, और वहां पे उन्होंने कांस्य पदक के साथ में यहाँ पे स्कोर किया। लेकिन वर्तमान के अंदर जो है वो स्क्वैश राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरे सबसे कम आयु की जो महिला खिलाड़ी हैं उनका नाम कौन सा हो गया है? अनाहत सिंह हो गया। तो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन के अंदर मित्रों आपने जाना कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उनका डिटेल में किया हमने एनालिसिस। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।